नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ अवनी शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिमाचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। घनसाली में आरएसएस ने चलाई मुहिम, आपदा पीड़ित लोगों को कैंप लगाकर की जा रही है मदद, भूखे लोगों को खिलाया जा रहा है खाना। उत्तरकाशी में नहीं रुक रहा है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, कलयुगी पति ने पत्नी के साथ की मारपीट, महिला के भाई ने पुलिस में कराई अपने जीजा के खिलाफ जान से मारने की रिपोर्ट दर्ज। उत्तरकाशी निजी क्रेशर में काम करते वक्त मजदूर की उंगली कटी, मजदूर को अस्पताल में भर्ती कर फैक्ट्री अधिकारी मौके से फरार, डीएम ने दिए फैक्ट्री अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हिमाचल प्रदेश आने की संभावना, 25 अगस्त को प्रेम कुमार धूमल के बीजेपी कार्यक्रम में कर सकते हैं शिरकत, दौरे को लेकर तैयार हो रही है कार्यक्रम की रूपरेखा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों को होगा डिजिटलाइजेशन, स्कूलों में शाला दर्पण के तहत किया जाएगा कार्य। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार को पुलिस भी रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे एक मामला उत्तरकाशी के पैनी बवान इलाके का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ जान से मारने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला के भाई का कहना है कि उसका जीजा पहले भी कई बार उसकी बहन के साथ मारपीट कर चुका है। पुलिस ने भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और राजस्व पुलिस को सौंप दिया है। साथ में सब इनका पति हमेशा दारू पीता है। ये पांचवी घटना है साहब। पहले घरेलू राजीनामा हुआ, एक बार मैंने थाने में उसका माफी पत्र भी था, वो माफी पत्र मैंने थाने में संलग्न कर रखा है। और कई बार घरेलू राजीनामा हुआ साहब, कई बार मार दिया, कई बार हमने जो है घरेलू समझौता कि छोड़ो बात ज्यादा बात फैलेगी। लेकिन साहब आज उसने जो है माफी पत्र दे के भी, लिखित दे के भी साहब दोबारा यही घटना की, मेरे को पता नहीं था। उन्होंने दारू पी और भांग लग पीते तब मारपीट करते, दरवाजा बंद करते, कुंडी लगा के तब मारते। ऐसी कोई बात है ही नहीं कि क्या है। दारू पीते हो, सीधा दरवाजा बंद करते, मारते। गांव गली का कोई आता भी नहीं उनके डर से, इतनी डर है उनके लोगों को भी। ये भगवान क्षेत्र का है, पटवारी क्षेत्र भगवान का है। अभी हम पे ये मेमो आया है मेडिकल का, इस सूचना पे आया तो इन्होंने कहा कि कल रात ये आंगनबाड़ी में कार्य करता है वहीं भगवान में, तो कल रात इसका पति आया 8 बजे करीब, उन्होंने इसने घर में के मारपीट करी इसके साथ, और जिसमें गले में चोटें हैं, इसके सर में चोटें हैं। तो दिखा लिया इस संबंध में अब पटवारी क्षेत्र वहीं है का भगवान का सूचित कर रहे हैं कि तुरंत ही सूचित कर रहे हैं, इस संबंध में मुकदमा दर्ज करें। वही घनसाली में आरएसएस ने आपदा पीड़ितों के लिए कैंप लगाया है, जिसमें भूखे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। जिन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन लोगों के लिए आरएसएस के सदस्य कपड़े भी दे रहे हैं। पिछले साल भी कुदरत ने लोगों पर जमकर जुल्म ढाया था और इस बार भी कुदरत लोगों पर जमकर कहर बरपा रहा है। आपदा पीड़ित शासन प्रशासन उनकी मदद करने में लगा हुआ है। जो है सबसे पहले जो यहाँ पर जिन्होंने इन पीड़ितों के लिए जो सेवा दी है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आरएसएस के कार्यकर्ता। मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और तब से बेचारे रात यहाँ घर घर जा करके जो हमारे पीड़ित परिवार हैं उनको भोजन दे रहे हैं, भोजन जलपान सारी सुविधाएं, हर प्रकार की सुविधाएं। और अभी हमने वो 3 दिन का शिविर था इनका, और अभी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि अभी 2 दिन शिविर और लगाया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर किसी के घर में जो है कोई व्यवस्था नहीं है, सब घर सब नष्ट हो चुके हैं और कुछ नहीं, केवल यही सारा यहाँ पर ये जो शिविर लगा हुआ है। जिस दिन आपदा आई उसके दूसरे दिन दोपहर से हाँ लगभग सुबह से लोगों ने व्यवस्था जुटानी शुरू की और दिल्ली से सारे कार्यकर्ता जुटे और विधिवत के साथ भोजन जलपान और अन्य प्राथमिक जो राहत सामग्री थी
सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से यहाँ पर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। अब जैसे पीड़ित परिवारों से तो हमने व्यवस्था रविवार तक बनाई थी, लेकिन पीड़ित परिवारों की भावनाओं को देखते हुए और यहाँ की मैंने घर घर में जहाँ चाय बनाने की व्यवस्था नहीं है, ये सब दर्द देखते हुए ये तय किया कि 2 दिन तक इसको और बढ़ा दिया। सरकारी कामकाज में हो रही देरी को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम हरीश रावत सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सरकारी फाइलें तय वक्त पर निपटाने के आदेश दिए हैं। सीएम ने अपने कार्यालय के साथ साथ सभी सचिवों को भी सभी जिलों के डीएम को यह आदेश जारी किया है। सीएम ने साफ कहा है कि जनता की शिकायतों का समाधान तेजी से किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश जारी किया है कि सरकारी फाइलें निपटाने की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव सुभाष कुमार करेंगे। बता दें आपको कि सभी जिलों के डीएम को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आदेश दिए हैं। सचिवों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वेब पोर्टल के जरिए समाधान की दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भादराबाद ब्लॉक के रोलकी गांव में राजकीय इंटर कॉलेज में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का भी जायजा लिया। इस शिविर में छात्र छात्राओं को मेडिकल चेकअप करवाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बीजेपी सांसद निशंक भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक विषय पर इतनी चर्चा कराइए कि लाखों बच्चे स्वास्थ्य का एक सकारात्मक संदेश सारे जिले के घर घर में लेकर जाए, जिससे लोगों के मन में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक जागरूकता पैदा हो, स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में विकसित हो सके। उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष सीट जीतने के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने इस जीत को जनता के भरोसे की जीत बताया है। सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था ऐतिहासिक हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी दलों का समर्थन मिला ईश्वरी प्रसाद गंगवार को और वो निर्विरोध चुने गए उनसे। इस चुनाव के पीछे एक बड़ी टीम का भी हाथ था, एक बड़े आशीर्वाद का भी हाथ था। इस टीम में यशपाल आर्य जी का, ईश्वरी प्रसाद गंगवार का स्पष्ट कहना है कि बड़ा हाथ रहा है। हरीश रावत सरकार में लगातार उपलब्धियों पे उपलब्धियां कांग्रेस सरकार में धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे और जानेंगे कि इस टीम के लिए आगे के लिए और बेहतरी के लिए क्या काम कर सकता है। कांग्रेस पार्टी के एक तरह से साख को मजबूत करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो ईश्वरी प्रसाद गंगवार भी हैं, कैसे देखते हैं, इनके माध्यम से क्या संदेश जाता है उत्तराखंड को? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि उधम सिंह नगर की अपनी एक पहचान है और उधम सिंह जनपद एक महत्वपूर्ण जनपद है। यहीं से हमने विकास की एक नई शुरुआत 2002 में की थी और आज तीसरा अवसर मिला है गंगवार परिवार को, जिन्होंने पहले 2002 में जो चुनाव हुए उसके बाद फिर चुनाव हुआ, लगातार तीसरी बार ईश्वरी प्रसाद गंगवार जी उनके परिवार को अवसर दिया है। जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा, जिला पंचायत के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वास किया है, व्यक्त किया है और भरोसा जताया है और हमारी जिम्मेदारी है। मैं भी उसी परिवार का एक हिस्सा हूँ, कांग्रेस परिवार का एक कार्यकर्ता हूँ, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो विश्वास, जो भरोसा जनपद की महान जनता का, जनप्रतिनिधियों का, जिला पंचायत के माननीय सदस्यों का उन पर रहा है और निर्विरोध चुना जाना एक आसान नहीं था और एक नई परंपरा कहिए या नई शुरुआत हुई है निर्विरोध चुना जाना और इन विपरीत परिस्थितियों में। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभारी हूँ प्रदेश की इस जनपद की महान जनता का, जनप्रतिनिधियों का। आपसी मतभेदों को बुलाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम चाहते हैं कि उधम सिंह नगर का सर्वांगीण विकास हो, उत्तराखंड का समग्र विकास हो। जी, मेरा तो हमेशा ये रहा कि सर्वधर्म समभाव, सर्वजाति समभाव। मैंने उसी को कांग्रेस की एक परंपरा है, कांग्रेस के यही सिद्धांत हैं, कांग्रेस के यही मूल्य हैं, उसी मूल्यों, उसी आदर्शों के अनुरूप मैंने अपने जीवन को इसी धारा में जोड़ा है
और मेरा मानना है कि हमें सबकी बात कहनी चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए, जन समस्याओं के लिए एक सेवक के रूप में काम करना चाहिए। तो ये वक्त मिला है, एक बार फिर भरोसा दिया है गंगवार जी को। मुझे यकीन है कि वो और हम सब मिलकर पूरी पार्टी यहाँ के उधमसिंह नगर के विकास में, उनका उधमसिंह नगर की जो जन सरोकार हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनके निराकरण में ईमानदारी से पहल करेंगे। ईमानदारी बहुत आवश्यक है, सेवा भाव अत्यंत आवश्यक है। करना चाहते हैं आने वाले वक्त में और ज़्यादा पूरी एकजुट होकर, पूरी पार्टी, पूरी सरकार एकजुट होकर उन वायदों को पूरा करेगी। और जो इतिहास की संरचना हुई है, इतिहास लिखा गया है, इसमें मेरा मानना है कि गंगवार जी को, श्री प्रसाद जी को एक शक्ति मिली है, एक ऊर्जा मिली है और वो ऊर्जा का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकेंगे। निश्चित तौर पर स्पष्ट कहना है कि जो एक ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर समाहित होता है, जो एक ऊर्जा मिली है, तो इस ऊर्जा का निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, जो कि सिर्फ उधमसिंह नगर को नहीं बल्कि समूचे उत्तराखंड के लिए कहीं न कहीं लाभकारी होगा। कैमरामैन सोम के साथ संदीप कुमार, टीवी 100 रुद्रपुर। आ रही है घनसाली से, जहां भारी बारिश के चलते बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश की वजह से बिलंगना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है और बारिश के चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पर प्रशासन ने भी लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। घनसाली से खबर आ रही है, भारी बारिश के चलते बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और साथ ही बिलंगना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और साथ ही प्रशासन ने भी सख्त हिदायत दी है लोगों को कि नदी के पास ना जाने की सलाह दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है घनसाली से, जहां लगातार बारिश ने आफत का सबब बनती जा रही है लोगों के लिए। तो साथ ही नदियों का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बिलंगना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और साथ ही प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है लोगों को कि नदियों के पास ना जाएं। बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और वहीं पर बिलंगना नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है लगातार बारिश के चलते। साथ ही आपको बता दें कि बारिश के चलते लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है और साथ ही प्रशासन ने भी सबको सचेत कर दिया है लोगों को कि नदियों के पास ना जाएं। बारिश से बुरा हाल हो गया है, आफत का सबब बन गई है बारिश। लगातार बारिश से नदियां भी अपने पूरे उफान पर है, नदियों का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि नदियों के पास ना जाएं। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते बालगंगा नदी और बिलंगना नदी का जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बारिश से मौसम खराब तो हो ही रहा है और साथ ही लगातार बारिश से नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है, नदियां अपने पूरे उफान पर हैं और कहीं ना कहीं आम जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अमनदीप भट्ट। जी अमनदीप, लगातार बारिश कहीं ना कहीं आफत का सबब बन गई है, नदियां भी अपने पूरे उफान पर है, यहीं पर बिलंगना नदी भी पूरे अपने उफान पर है और बालगंगा नदी भी। जो बिलंगना नदी है, बालगंगा नदी है, उसका जलस्तर में इजाफा हुआ है, जलस्तर बढ़ गया है उसका। और देर रात को जब बारिश हुई है तो ये नदियां हैं, जो ये नदियां अपने जो जलस्तर इनका बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले भी अलर्ट जारी किया गया था और अब भी अलर्ट जारी है कि जो नदियों में जब जलस्तर लगातार बढ़ता है तो वो नदियों के किनारे ना जाएं और जिसको लेकर प्रशासन ने पहले भी अलर्ट जारी किया और अब भी अलर्ट जारी किया। लेकिन अभी भी जो अभी बारिश है वो रुकी हुई है, लेकिन बारिश होने की अभी भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो घटना घटी थी बादल फटने का नहरजंग में, उसको लेकर भी अभी जिस तरीके से बारिश की वजह से जो बादल फटी थी उसकी वजह से अब जिस तरीके से देर रात लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, उसको लेकर भी दो नदियां हैं मुख्यतः बालगंगा और बिलंगना नदी, इनमें भी काफी जो जलस्तर इनका बढ़ा हुआ, क्योंकि देर रात काफी बारिश हुई थी। जी, तो लगातार बारिश हो रही है, ऐसे नदियां अपने पूरी उफान पर जलस्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को भी राहत मिले और लोग जो है सुरक्षित महसूस कर सकें? जिस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ता है, इससे पहले भी
और अब भी लगातार प्रशासन अलर्ट जारी कर चुका है कि नदियों के किनारे अगर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता है तो फिर वो नदियों के किनारे ना जाएं, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश होती है और बारिश की वजह से जो नदियां हैं ये काफी उफान पर आ जाती है, जिसकी वजह से प्रशासन ने पहले भी अलर्ट जारी किया और अब भी नदियों के किनारे अगर नदियां बढ़ती है, बालगंगा नदी हो चाहे भिलंगा नदी हो चाहे कोई भी आमतौर पर गधेरे हों, जो अगर बारिश की वजह से बढ़ जाते हैं तो नदियों के किनारे न जाएं और अपना जो जिस तरीके से अगर कहीं पे कोई खतरा बनता है तो सुरक्षित स्थान की तरफ जाएं। इसको लेकर भी प्रशासन में काफी सतर्क है। प्रशासन ने जो घनसाली या तहसील प्रशासन है वो लगातार इस और काफी ध्यान दे रहा है। लगातार जो डीएम है, जो एसपी है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जो जिस तरीके से कोई भी घटना घटे तो उसको लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए और तय वक्त पर मदद मिल पाए। जी अमनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में खराब हालात पैदा हो रहे हैं। नदियां जो हैं अपनी पूरी उफान पर हैं। बालगंगा नदी और भिलंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है लोगों को कि नदियों के पास ना जाएं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां 3 छात्रों के गंगा में डूबने से मौत हो गई। तीनों छात्र देव संस्कृत विश्वविद्यालय के थे। पुलिस के मुताबिक तीनों छात्र सप्तऋषि घाट पर नहा रहे थे। इसी दौरान अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया और पानी के तेज बहाव में तीनों छात्र बहते चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया, लेकिन छात्रों को बचाया नहीं जा सका। चैनल बिछवाइए, उनका जाके वहां। कालाडूंगी में हल्द्वानी रामनगर हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया। पहाड़ों में हुई तेज बारिश की वजह से मेती शाह नाला अचानक उफान पर आ गया और नाले के बीचों बीच एक बस फंस गई, जिससे बस में सवार करीब 4 दर्जन मुसाफिरों की जान मुसीबत में आ गई। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास खड़े लोगों ने हिम्मत दिखाई और इमरजेंसी डोर के शीशे तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। इस बीच पुलिस के मौके पर पहुंचकर नाले में फंसी बस को क्रेन से खींचकर बाहर निकाला। नाले के तेज बहाव के चलते मेन हाईवे करीब 2 घंटे तक जाम रहा। केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट फूड सिक्योरिटी बिल भले ही लागू हो गया हो, लेकिन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को आज भी सस्ता राशन मुहैया नहीं हो पा रहा है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद जरूरतमंदों को राशन कार्ड भी नहीं मिल पाए हैं। इस बात की शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये हाल तब है कि जब खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत खाद्य सुरक्षा बिल संजीदगी से लागू कराने की हिमायत कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी अफसरों की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अधिकारी जल्द ही सब कुछ ठीक करने का भरोसा दे रहे हैं। राशन कार्ड जो सफेद बनाए गए, गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाए गए, पीले राशन कार्डों पे अनाज नहीं दिया जा रहा है, खुली धांधलेबाजी है, खाद्यान्न की कमी है। और जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों में देवी आपदा ने हमारे क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिस तरीके से सड़कों की हालत बदतर है, पेयजल की समस्या है, आम जनता पीने के पानी से तरस रही है, आम जनता मूलभूत समस्याओं से जिस तरीके से परेशान है, इस सरकार से आजिज आ गई है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बाकी सभी का खाद्यान्न लिफ्ट हो गया है। जो हमारे एनएफएसए के अंतर्गत थे, ऑलमोस्ट 100% डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड्स का हो गया है, कार्ड्स बन चुके हैं, खाद्यान्न हो चुका है। कल की फिगर 615 दुकानों में खाद्यान्न पहुंच चुका है और वहां से गांव ये सस्ते गल्लों ने उठाना शुरू कर दिया है। 4 का कल की डेट में लगा था, 1 तारीख का, इसीलिए वो आज उठ रहे हैं। एम यही है कि सभी को खाद्यान्न मिल जाए। इसमें क्लैरिटी भी बार बार अनुरोध किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से भी कि जितने भी अंत्योदय कार्ड्स हैं उनको 35 किलो मिलेगा। जितने भी बाकी जो टारगेटेड फैमिलीज हैं, जो हमारी प्रायोरिटी हैं, उनको बीपीएल को भी अब यूनिट के बेसिस पे मिलेगा।
वहीं पिथौरागढ़ के बांसगांव में बीते 27 जुलाई को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि महिला का विवाह 6 साल पहले बांसगांव के रहने वाले राजेंद्र के साथ हुआ था। कटिंग कर रखी है ना, इसमें दस्तखत हो जाएगा। उसको मार दिया। हमारे लिए फोन आया, वो फोन आते समय गला दबाई जैसी आवाज आई थी उसकी, और फिर उसके बाद फोन ही नहीं हुआ। बच्चों की आवाज भी आई थी उसमें, और एक ही आवाज आई, ईजा करके आवाज आई। उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई। हमको फिर सुबह उनका फोन आ गया कि और ये इसकी डेड हो गई। जमुना जो महिला है उनकी मृत्यु के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर दहेज हत्या का अभियोग दर्ज किया जा रहा है और इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा संपन्न की जाएगी। तो ये आज अभियोग दर्ज किया जा रहा है। घनसाली के नौताड़ गांव में बादल फटने की घटना के 4 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इस हादसे में 5 लोगों के शव पहले दिन ही बरामद हो चुके थे, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। वहीं घटनास्थल का जायजा लेने राज्य के पर्यटन मंत्री दिनेश धन्ने भी पहुंचे। इस दौरान धन्ने ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद देने की भरोसा भी दिलाया है। बच्चा बड़ा था, लोगों को रिलीफ कैसे दें? तो आप सारे मंगवा ली, वो ठीक हो जाएगा। दृश्य है साहब, तो सब देख रहे हैं यहाँ पे रहने के लायक हम पहले कैसे थे हम और आज कैसे हैं। जो दुख हमने देखा वो जो पलट आया रात का, अंधेरी रात में 2 बजे हम कैसे बच्चे को कहाँ थे। परिवार मेरा ज्यादा गया, मेरी घरवाली गई, लड़का गया, पशु गए, मकान गए, सब कुछ व्यवसाय गया। मेरी खेती पाती बाग बगीचा, मैं कृषक हूँ। घटना ये नहीं हुआ जब हम अपने घर से उन्हें आए तब क्या जाना पानी भरा और एकदम हमारे मकान टूट गया। मेरा आदमी मैंने सब का ढका लेता है, पता ही नहीं लगे कतरे बात हुए आए तो बेटे मेरा कुछ नहीं भेजिए। एक आदमी था सारों में कोई था, मेरा कुछ नहीं, एक बच्चा थी। आपदा आती है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक आदेश हमारी सरकार के द्वारा निकाला गया कि जो केदारनाथ में जो मानक थे उनको केवल 1 वर्ष तक के लिए अनुबंध किया गया। मैं समझता हूँ जो कि ठीक नहीं है। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। जो 51 परिवार हैं जो प्रभावित हुए पूर्ण रूप से, इन पर भी मैं समझता हूँ ये राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। इनके लिए औरों के लिए कम हो सकती है, लेकिन इनके लिए तो पूरी संपूर्ण आपदा है। तो इनके साथ भी उसी नज़र से देखा जाना चाहिए जिस नज़र से और आपदा पीड़ितों को देखा गया और जो मानक और आपदाओं में थी जो अभी केदारनाथ में थी उससे भी बढ़कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।